कुमार। दिलीप कुमार साहब की जिंदगी के चंद दिलचस्प गोशे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पर्सनालिटीज। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दिलीप कुमार साहब कहते हैं, सच्ची बात तो ये है कि मेरा किसी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का भी इरादा नहीं था। ये बस मैंने यूं ही एक इम्कान जाहिर कर दिया था। लेकिन फिर हुआ ये, 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली से मुझे फ़ोन किया और पूछा कि क्या मैं बम्बई में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुकामी दफ्तर में जाकर कृष्णा मेनन से मुलाकात कर सकता हूँ, जो शुमाली बम्बई से कांग्रेस के टिकट पर आचार्य JB कृपलानी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे। पंडित जी चाहते थे कि मैं कृष्णा मेनन की इंतखाबी मुहिम में इनकी मदद करूं। मैं पंडित जी की बात नहीं टाल सकता था क्योंकि वो मेरे मौसिम थे। इन्होंने एक मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी। मेरी फिल्म गंगा जमुना सेंसर में जाकर फंस गई। हालांकि राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है भी इसी किस्म के पस मंजर में बनी थी और इसमें भी डाकुओं और डकैतियों के मनाजिर थे। कुछ तशद्दुद की अक्कासी भी थी, लेकिन इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिल गया था। वैसे सेंसर में सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि दूसरी बहुत सी फिल्में भी मामूली एतराज़ात की वजह से फंसी हुई थी, जिसकी बड़ी वजह इस वक्त के वज़ीर इत्तलात व नशरियात डॉक्टर BV केसकर थे, जिनके अपने ज़ाती नज़रियात फिल्मों के सेंसर होने में रुकावट बनते थे। इस मौके पर मैंने पंडित नेहरू से मुलाकात करके इनके सामने दलाइल से भरपूर एक तकरीर की। इस तकरीर का फ़ायदा ये हुआ कि पंडित नेहरू की मदाखलत की वजह से न सिर्फ मेरी बल्कि सेंसर बोर्ड की फंसी हुई बहुत सी दूसरी फिल्में भी निकल गई। इसके अलावा पंडित नेहरू पर यह तासुर कायम हो गया कि मैं तकरीर बड़ी अच्छी कर सकता हूँ और अपना मौक़िफ़ उम्दा तरीके से बयान कर सकता हूँ। शायद इसलिए वो मुझसे कृष्णा मेनन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की फरमाइश कर रहे थे। मैंने पंडित नेहरू की हिदायत पर अमल करने में ताख़ीर नहीं की और कृष्णा मेनन के दफ्तर पहुंच गया। मैं इस शख्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका था। कृष्णा मेनन अभी अपने ऑफिस पहुंचे नहीं थे। मैं इनके इंतजार में बैरूनी कमरे में बैठ गया। इस दौरान एक खुश लिबास आदमी बाहर से आया और मुझे अकेला बैठे देखकर मेरे पास आ गया। मैंने उठकर इससे मुसाफिहा किया। इसके तासुरात से ज़ाहिर हो रहा था कि वो मुझे पहचानता नहीं था। वो बोला, मैं रजनी पटेल हूँ, गुज़र औकात के लिए मैं वकालत करता हूँ। मैंने खेरी संजीदगी से जवाब दिया, मैं यूसुफ हूँ और मैं गुज़र औकात के लिए कुछ भी नहीं करता। मेरी बात से इसे झटका सा लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलता कृष्णा मेनन आन पहुंचे। वो के पहली बार मुझसे मिल रहे थे, लेकिन इस तरह मिले जैसे पुराने दोस्त हों। पंडित नेहरू ने इन्हें फोन कर दिया था कि मैं इनके पास आऊँगा। वो मुझे अपने कमरे में ले गए और रजनी पटेल से मेरा तारुफ कराया। इसने मुझे ना पहचानने पर मुझसे माजरत की और बताया कि इसने बरसों से कोई फिल्म नहीं देखी। कृष्णा मेनन ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इनकी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लूँ और कांग्रेस के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री की हिमायत हासिल करने की कोशिश करूँ। इन्हें मालूम हो चुका था कि मैं कई ज़बानें रवानी से बोल सकता हूँ।
رجنی پٹیل انتخابی سرگرمیوں کے سلسلے میں کرشنا مینن کا دست راست تھا۔ اس نے میرے ساتھ مل کر انتخابی مہم کی منصوبہ بندی شروع کر دی، مگر چند روز بعد اس نے کئی منصوبہ بندی کے بغیر ایک بہت بڑے جلسہ عام کے سامنے تقریر کرنے کے لیے اچانک مجھے اسٹیج پر دھکیل دیا۔ تقریر کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، لیکن خدا نے عزت رکھ لی اور میں نے فی البدی تقریر سے اتنے بڑے مجمع کو متاثر کیا۔ یہ میری زندگی کی پہلی سیاسی تقریر تھی۔ دلیپ کمار کی آمد کا سن کر لوگوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ کرشنا مینن انتخاب جیت گئے اور اس کے بعد کانگریس کی حمایت میں سیاسی سرگرمیوں میں مجھے اکثر ہی حصہ لینا پڑا۔ میری تجویز پر پنڈت نہرو نے بمبئی کے علاقے ورلی میں بہت بڑا ثقافتی مرکز قائم کرنے کا حکم دیا اور اس کے لیے فنڈز مہیا کیے۔ ثقافتی مرکز کے لیے ایک شاندار اور وسیع عمارت تعمیر ہوئی۔ میں اور رجنی پٹیل عوام کی خدمت کے جذبے سے سیاست میں حصہ لیتے تھے۔ ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہم نے کبھی کوئی منصب حاصل کرنے یا مالی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ رجنی پٹیل کا ذریعہ آمدنی بدستور وکالت اور میرا اداکاری رہا۔